हम्म अभी जैसे मैंने आपको बोला था कि इधर कॉस्टिंग का प्रॉफिट है और फाइनेंशियल का लॉस है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे कॉस्टिंग का प्रॉफिट 2,18,500 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और अपना एंड का आंसर ये 36,000 लॉस आएगा। ठीक है, तो वर्किंग का फॉर्मेट बनाते हैं। वर्किंग के फॉर्मेट में सेकंड कॉलम कॉस्टिंग का आएगा, सेकंड कॉस्टिंग, फाइनेंशियल और डिफरेंस, ऐसे कॉलम आएंगे। हम्म, तो ये फॉर्मेट है वर्किंग का, पर्टिकुलर्स, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल और डिफरेंस। कॉस्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, इसके लिए सेकंड कॉलम कॉस्टिंग है, थर्ड कॉलम फाइनेंशियल है और फिर डिफरेंस का कॉलम। इसको अभी वर्कआउट करते हैं। सबसे पहला बॉर्डर बनाएंगे, उसके बाद अभी रूलिंग करते हैं। तो ये रूलिंग करके हो गया। अभी हम लोग कंपेयर करेंगे। सबसे पहला आपका जो आएगा रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल कॉस्टिंग में 20 लाख का है। कॉस्टिंग में 20 लाख का है और इसमें 20,80,000 है। तो इसमें आंसर माइनस में आ रहा है, तो ये आपको माइनस करना है, -80,000। सबको क्लियर है? कॉस्टिंग का आपका अमाउंट था 20 लाख, फाइनेंशियल का 20,80,000। तो डिफरेंस आ रहा है -80,000, तो ये आपको माइनस करना है। सबको क्लियर है? राइल से देख लो। हेलो, किसको डाउट है? सबको क्लियर है ना? ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइटम है अपना डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस का कॉस्टिंग में अमाउंट है 14 लाख और इसमें 15,15,000। तो कॉस्टिंग में 14 लाख और इसमें 15,15,000। इसका भी जो डिफरेंस है माइनस है, -1,15,000, तो ये भी आपको माइनस करना पड़ेगा। सबको क्लियर है? 1,15,000। तो जैसे रॉ मटेरियल का अमाउंट माइनस में आ गया, उसी तरह डायरेक्ट वेजेस का भी अमाउंट माइनस में आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स हेडिंग डालते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स कॉस्टिंग का अमाउंट है 10 लाख और फाइनेंशियल का है 10,18,000। तो ये भी आंसर माइनस में है, -18,000। सबको क्लियर है? तो ये तीनों माइनस में आ रहा है। उसके बाद ऑफिस ओवरहेड्स।
ऑफिस ओवरहेड्स कॉस्टिंग का है 8,80,000 और फाइनेंशियल का है 8,45,000। इधर प्लस में आंसर आ रहा है +35,000, तो ये प्लस करना पड़ेगा। ये सबको क्लियर है? कॉस्टिंग का 8,80,000, फाइनेंशियल का 8,45,000, तो इसका आंसर प्लस में आ रहा है +35,000। ओके, ऑफिस ओवरहेड्स के बाद नेक्स्ट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कॉस्टिंग का है 7,12,500 और फाइनेंशियल का है 7 लाख। ये भी प्लस करना पड़ेगा। 7,12,500 और ये 7 लाख, दोनों का जो डिफरेंस है +12,500, तो ये भी आपको प्लस करना पड़ेगा। सबको क्लियर है? +12,500। तो ऑफिस ओवरहेड्स और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ये दोनों भी आपको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ना और क्या बाकी है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कॉस्टिंग में है 2,54,500, 2,54,500 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2,50,000, तो ये भी अपने को प्लस करना पड़ेगा +4,500। सबको क्लियर है? ये कौन ज्वाइन किया अभी? यश यादव। अभी ओपनिंग होने के बाद अगला है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के लिए अपने को उल्टा रूल लेना पड़ेगा। क्रेडिट साइड में आता है 5,28,000, कॉस्टिंग में 5,28,000 और फाइनेंशियल में है 5 लाख। अभी इसका डिफरेंस प्लस में आ रहा है, लेकिन प्लस नहीं लेने का, इसको माइनस कर लेने का है, क्योंकि ये क्रेडिट साइड में या इनकम है, तो इसको प्लस नहीं करना है, इसको माइनस करना है। तो ये एडजस्टमेंट सबको समझ में आ गया। एक्सपेंसेस रहेगा तो जो दिख रहा है वो करने का है, प्लस हो रहा है तो प्लस करो, माइनस हो रहा है तो माइनस करो, लेकिन इनकम रहेगा तो उल्टा करने का। अभी इनका डिफरेंस प्लस में आ रहा है, लेकिन प्लस करने का नहीं है, अपने को माइनस करने का है। तो इधर हम लोग लिखेंगे -28,000। सबको क्लियर है? -28,000। ओके, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो अभी कॉस्ट शीट के सारे आइटम्स हो गए। उसके बाद हाँ क्या है सर, सेकंड कॉलम कॉस्टिंग क्यों लिया? हाँ ओके ओके। कैसे रहता है, लॉस जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है फाइंड आउट करने। इजी मतलब है, इम्पॉसिबल नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। प्रॉफिट रहेगा तो इजी है, प्रॉफिट हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट ही निकला है, तो उसके लिए इसके लिए हम लोग ने कॉस्टिंग, वैसे भी फाइनेंशियल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन कॉस्टिंग में प्रॉफिट है, प्रॉफिट से सॉल्व करना इजी होता है। इसके लिए हम लोगों ने सेकंड कॉलम कॉस्टिंग का लिया है, क्योंकि सेकंड कॉलम हमेशा ध्यान में रखो, सेकंड कॉलम ये स्टार्टिंग पॉइंट है। सेकंड कॉलम क्या है? ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ऐसा मत ये
कि जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा वो अपना सेकंड कॉलम रहेगा। स्टार्टिंग पॉइंट कॉस्टिंग है, इसके लिए सेकंड कॉलम कॉस्टिंग। सबको क्लियर है? ओके। तो अभी इधर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तक पहुंच गए। बाकी और किसी को डाउट्स है? सबको क्लियर है ना? आगे बढ़ता हूँ। ओके। उसके बाद आगे क्या है, जैसे मैंने कल के उस दिन के लेक्चर में बोला था, गुडविल रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बैड डेट्स रिकवर्ड और कमीशन रिसीव्ड, ये चारों आइटम्स जो है ये आपके फाइनेंशियल में आते हैं, कॉस्टिंग में नहीं आते। तो एक एक करके पहला लेते हैं। सबसे पहला लेते हैं गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल रिटर्न ऑफ 60,000 का है। गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ ये फाइनेंशियल में आता है, कॉस्टिंग में नहीं आता। 60,000 का है और इसका डिफरेंस -60,000 आएगा, क्योंकि 0 में से 60,000 गया तो 60,000 आएगा। क्लियर है? ओके। गुडविल रिटर्न ऑफ के बाद लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसका भी सेम गुडविल रिटर्न ऑफ के जैसा ही करना है। ये भी आपका फाइनेंशियल के कॉलम में आएगा 1 लाख, और उसको भी आपको माइनस ही करना है, -1 लाख। सबको समझ में आ रहा है? ओके। उसके बाद कमीशन रिसीव्ड और बैड डेट्स रिकवर्ड, ये दोनों इनकम है, तो इधर उल्टा करना पड़ेगा। तो अगला आइटम है कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड तो इधर फाइनेंशियल में आएगा, फाइनेंशियल में 35,000। अब इसका डिफरेंस माइनस में है, लेकिन हम लोग लेंगे प्लस, क्योंकि ये अपना इनकम है। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, इधर लेंगे +35,000। सबको क्लियर है? इधर लेंगे कितना, +35,000। ओके। उसके बाद अगला जो है बैड डेट्स रिकवर्ड, उसका भी सेम करना है, अपने कमीशन रिसीव्ड के जैसा ही करने का है। तो अगला आइटम का नाम लिखेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड की अमाउंट है 12,000 और इसका डिफरेंस माइनस में आ रहा है, लेकिन लेना है प्लस। सबको क्लियर है? लेना है +12,000। ठीक है। तो ये पूरा नोट सबको समझ में आ गया? किसी को भी कुछ भी डाउट्स है? एकदम सिंपल है, ज़्यादा अपने को टेंशन लेने का नहीं, सिंपल एंड स्वीट रखने का है। तो इसको सिर्फ आपको समझने का है कि स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या डिसाइड किया, कॉस्टिंग, तो सेकंड कॉलम कॉस्टिंग का बन गया और एंडिंग पॉइंट आपका थर्ड कॉलम है, और फिर डिफरेंस। इतना सिंपल है, ज़्यादा टेंशन मत लो। फिर ये नोट बना के हो गया अपना। उसके बाद अभी अपने को रिकन्सिलेशन का स्टेटमेंट बनाने का है। ठीक है, फॉर्मेट बनाते हैं। तो ये फॉर्मेट है, ड्रॉ करते हैं। बॉर्डर बनाई, अभी रूलिंग करते हैं। ये रूलिंग किया। ओके, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना स्टार्टिंग पॉइंट, नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स। ओके, लिखते हैं नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स। इसकी अमाउंट कितनी है? नेक्स्ट 2,18,500, 2,18,500। ठीक है, अभी ऐड क्या क्या करना है। अभी और एक डाउट आपको आता रहेगा कि स्टेटमेंट क्या लिखने का।
तो जैसे मैंने आपको बोला था अभी ये रॉ मटेरियल से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तक ये आइटम्स दोनों इसमें आ रहे हैं, कॉस्टिंग में भी आ रहे हैं और फाइनेंशियल में भी आ रहे हैं। तो इधर आपको देखने का है कि कॉस्टिंग में ज़्यादा है या कॉस्टिंग में कम है। कॉस्टिंग में ज़्यादा रहेगा तो लिखोगे ओवर, कॉस्टिंग में कम रहेगा तो लिखेंगे अंडर, टेंशन नहीं लेने का। तो रॉ मटेरियल का सबसे पहला क्या है, कॉस्टिंग में कम है, रॉ मटेरियल का कॉस्टिंग में कम है तो क्या लिखोगे अंडर, अंडर एब्सॉर्प्शन ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। और ये माइनस करोगे और उसके बाद प्लस क्या करना है, ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स आपका कॉस्टिंग में ज़्यादा है, ऑफिस ओवरहेड्स कॉस्टिंग में ज़्यादा है तो क्या लिखोगे ओवर। सबको समझ में आ रहा है। तो ऐड में सबसे पहला आएगा ऑफिस ओवरहेड्स कॉस्टिंग में है ज़्यादा तो क्या लिखेंगे ओवर, ओवर एब्सॉर्प्शन ऑफ ऑफिस ओवरहेड्स 35,000। सबको समझ में आ रहा है। ऐड ओवर एब्सॉर्प्शन ऑफ ऑफिस ओवरहेड्स, और इसकी अमाउंट है 35,000। सबको क्लियर है? ओके। उसके बाद आगे क्या है ऐड वाला, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ये भी कॉस्टिंग में ज़्यादा है। कॉस्टिंग में ज़्यादा है तो हम लोग क्या लिखेंगे ओवर, ओवर एब्सॉर्प्शन ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 12,500। सबको क्लियर है? ओके। तो इधर लिखेंगे ओवर एब्सॉर्प्शन ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। वो अमाउंट है 12,500। सबको क्लियर है? तो कॉस्टिंग में ज़्यादा, इसके लिए क्या लिखा ओवर, ओके। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अभी फिनिश गुड्स में एब्सॉर्प्शन के बदले में वैल्यूएशन ये वर्ड डालने का। अभी इसमें क्या है, इसमें भी कॉस्टिंग में ज़्यादा है तो आप क्या लिखोगे ओवर वैल्यूएशन लिखोगे, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। सबको समझ में आ रहा है? स्टॉक के लिए क्या वर्ड यूज़ करना है वैल्यूएशन, और खर्चों के लिए क्या वर्ड यूज़ करना है एब्सॉर्प्शन। सबको क्लियर है? ओके। अभी हम लोग इधर लिखेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। वो कितना है डिफरेंस, 4,500। सबको क्लियर है? ओके। इसके बाद आगे ऐड में अभी ये देखो, ये कमीशन रिसीव्ड और बैड डेट्स रिकवर्ड, ये जो चारों आइटम्स है, गुडविल रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कमीशन रिसीव्ड और बैड डेट्स रिकवर्ड, इसके लिए आप लोग क्या लिखोगे, वो पर्टिकुलर आइटम का नाम, कि ये पर्टिकुलर आइटम हम लोग ने फाइनेंशियल में रिकॉर्ड किया लेकिन कॉस्टिंग में रिकॉर्ड नहीं किया है। तो अभी आप क्या लिखोगे, कमीशन रिसीव्ड रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बट नॉट इन कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स। सबको समझ में आ रहा है? उस पर्टिकुलर आइटम का नाम रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बट नॉट इन कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स, इतना सिंपल है। टेक्स्ट बुक में ज़्यादा देखोगे तो बहुत कंफ्यूज करते हैं। टेक्स्ट बुक में ज़्यादा करके आंसर्स रेफर मत करो, आंसर जो मैं बता रहा हूँ वो लिखो। तो ये गुडविल रिटर्न ऑफ, क्वेश्चंस देख सकते हो, क्वेश्चंस देखो, लेकिन आंसर्स अपना जो मेथड है वो आप फॉलो करो, इजी जाएगा। गुडविल रिटर्न ऑफ क्या लिखोगे, रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बट नॉट इन costing records, recorded in financial records but not in costing records।
और इसकी जो अमाउंट है गुडविल की अमाउंट 60,000, ठीक है। उसके बाद आगे है लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसका भी सेम ही लिखना है। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बट नॉट इन कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सबको समझ में आ रहा है ना प्रॉपर? किसी को डाउट्स है? अमाउंट है, एक मिनट, ये 35,000 है। अरे उल्टा हो गया, कमीशन रिसीव्ड और बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कमीशन रिसीव्ड और बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, सबको क्लियर है? कमीशन रिसीव्ड 35,000 और बैड डेट्स रिकवर्ड 12,000। ओके, अभी इनका टोटल लेते। मानल, क्या डाउट आ गया? क्लियर है ना? ओके, आगे बढ़ता हूँ। वो मेरा ही गलती हो गया था, वो कमीशन रिसीव्ड और बैड डेट्स रिकवर्ड लिखने के बदले में मैंने गुडविल और लॉस लिखा। ठीक है, तो 35,000 और 12,000, फिर इनकी टोटल लेते हैं 99,000। इसमें सेल्स का भी डिफरेंस है। सेल्स जो है आपका कॉस्टिंग में 59,37,500 है और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 59,85,000 है, तो वो भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो एक आइटम लिखते हैं इधर सेल्स, और कॉस्टिंग में है उसका 59,37,500, 59,37,500 और फाइनेंशियल में 59,85,000। अभी इसका डिफरेंस माइनस में आ रहा है, लेकिन हम लोग लेंगे प्लस। इसका जो डिफरेंस है 47,500 माइनस में आ रहा है, लेकिन ये भी प्लस में लेंगे। ये सबको समझ में आ गया क्या? सेल्स भी देखने का, हम लोग में घाई में सेल्स देखना भूल गए, सेल्स भी देखना चाहिए। ओके, तो ये डिफरेंस 47,500 आ रहा है, ये भी हम लोग प्लस करेंगे। तो इसका हम लोग लिखेंगे सेल्स रिकॉर्डेड लेस इन कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में कम है ना सेल्स की अमाउंट, तो इधर लिखेंगे सेल्स रिकॉर्डेड लेस इन कॉस्टिंग। सेल्स रिकॉर्डेड लेस इन कॉस्टिंग, डिफरेंस है 47,500। ठीक है, किसी को डाउट्स है? क्लियर? ओके, टोटल लेते हैं 1,46,500 ऐड करेंगे। अभी ऐड करके इनको क्लोज करते हैं। अभी ऐड के बाद अभी लेस के आइटम्स लेंगे। इसमें सबसे पहला जो है आपका रॉ मटेरियल। अभी रॉ मटेरियल का क्या है? रॉ मटेरियल कॉस्टिंग में कम है। क्या डाउट है? एब्सॉर्प्शन वर्ड
क्यों नहीं सेल, हाँ हाँ, ओके ओके, वेरी गुड डाउट। एब्सॉर्प्शन वर्ड क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एब्सॉर्प्शन वर्ड जो रहता है एक्सपेंसेस से रिलेटेड रहता है और सेल्स ये इनकम है। क्लियर? एब्सॉर्प्शन मतलब क्या है एक्चुअली, उसका मीनिंग मैं आपको बताता हूँ कि एब्सॉर्प्शन मतलब अपने को एक्सपीरियंस से पता चलता है कि पर्टिकुलर कितना खर्चा लगने वाला है। मतलब अगर कुछ प्रोडक्शन बना रहे, जो भी हम लोग अब फॉर एग्जांपल अगर वाटर बॉटल्स बना रहे, तो प्लास्टिक कितना लगता है उसको बोलते हैं एब्सॉर्प्शन। मतलब वो बॉटल्स बनाने के लिए वेजेस कितना लगेगा, मटेरियल कितना लगेगा, ये अंदाज निकालने का मतलब रहता है एब्सॉर्प्शन। समझ में आ रहा है? तो अगर कॉस्टिंग में ज़्यादा है कि कॉस्टिंग में अमाउंट अगर ज़्यादा लिखा तो क्या बोलेंगे? ओवर। और कॉस्टिंग में कम लिखा तो क्या बोलेंगे? कॉस्टिंग में ज़्यादा रहेगा तो ओवर, और कॉस्टिंग में कम लिखा तो क्या लिखेंगे? अंडर। तो एकदम डाउट आपका अच्छी तरह क्लियर हो गया? ओके। अच्छा, मैं किधर था? ये लेस के आइटम्स लिखने वाला था ना मैं। ओके। लेस के आइटम्स में मैंने आपको बोला था कॉस्टिंग में कम है तो लिखने का अंडर। अंडर एब्सॉर्प्शन ऑफ रॉ मटेरियल 80,000। ठीक है, थैंक यू। लेस में अंडर एब्सॉर्प्शन ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये अमाउंट है 80,000। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है? डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस भी कॉस्टिंग में कम है तो लिखेंगे अंडर एब्सॉर्प्शन ऑफ डायरेक्ट वेजेस 1,15,000। एक आइडिया मैं बताता हूँ कैसे करने का। कभी भी अमाउंट सबसे पहले लिखते जाओ, फिर बस सम आपका रॉन्ग नहीं होगा। एब्सॉर्प्शन ऑफ डायरेक्ट वेजेस, और जीरोस के ऊपर ध्यान देने का, जीरोस बराबर लगाए कि नहीं। कभी एक जीरो ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, तो जीरोस पे कंसंट्रेट करने का, और पर्टिकुलर्स के पहले कभी भी अमाउंट लिखते जाओ तो आपका सम टैली होगा ही होगा। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स भी कॉस्टिंग में कम है। ठीक है, 18,000। अंडर एब्सॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। सबको समझ में आ रहा है ना? ये 18,000 है। ठीक है, और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कॉस्टिंग में ज़्यादा है तो लिखेंगे ओवर वैल्यूएशन। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। सबको क्लियर है? ओके, तो इधर लिखेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। डिफरेंस कितना है? 28,000। ओके, और बाकी ये सिंगल वाले गुडविल रिटर्न ऑफ और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इधर आपको मालूम है क्या लिखने का है? गुडविल रिटर्न ऑफ रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बट नॉट इन कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स। स्पीड मेरा बराबर है ना? समझ में आ रहा है ना सबको? गुडविल रिटर्न ऑफ वो है 60,000। और लास्ट आइटम है लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,00,000। वो भी सेम ही लिखना है।
डिफरेंस है 1,00,000, टोटल लेंगे 4,01,000। अभी भगवान का नाम लेते हैं, अपना आंसर बराबर आना चाहिए ना। 3,65,000 में से 4,01,000 लेस किया और आंसर प्रॉपर 36,000 आ गया। और माइनस 36,000 है करके लॉस है, लेकिन अपने को लिखने का इधर 36,000 और ये माइनस में आ गया, तो नाम देंगे नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। सबको क्लियर है? माइनस में आ रहा है, इसके लिए हम लोग लिखेंगे नेट लॉस एज पर। अगर प्लस में रहता तो प्रॉफिट लिखते थे, माइनस में आ गया, इसके लिए नेट लॉस लिख रहे हैं। सबको क्लियर है? फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, और इसको क्लोज करते हैं। किसी को डाउट्स थे? एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गया ना? हाँ, नहीं, हाँ, ओके, कंफ्यूज मत हो जाओ। तो ये देखो ऐसा है, हम लोग ने प्रॉफिट से स्टार्ट किया था और आंसर माइनस में आ गया, तो हम लोग ने क्या लिखा? नेट लॉस। लेकिन ऊपर अगर नेट लॉस रहता था, ऊपर नेट लॉस रहता था और नीचे माइनस में आंसर आता था, तो वो प्रॉफिट होता था। सबको समझ में आ रहा है? तो ऊपर नेट प्रॉफिट है और नीचे आंसर प्लस में है तो नेट प्रॉफिट, माइनस में है तो नेट लॉस। माइनस मतलब उल्टा हो जाएगा, ऊपर का नेट प्रॉफिट नीचे माइनस में आ रहा है तो नेट लॉस बन जाएगा। ऊपर नेट लॉस है और नीचे का माइनस में आ रहा है तो वो नेट प्रॉफिट बन जाएगा। इधर तक सबको क्लियर है? ओके, तो कल और एक रिवीजन लेक्चर लेंगे हम लोग कॉस्टिंग का, तो उसमें आप सम्स ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो, और उसमें कैसा है, कौन सा भी डाउट्स अगर आपको आ रहे तो मुझे पूछते जाओ। अभी एकदम क्लियर है? सबको क्लियर हो गया? मनल एकदम अच्छी तरह समझ में आ गया? ओके, तो लेक्चर ख़त्म करते हैं। ओके, तो कल सेम टाइम को मिलते हैं। ओके, थैंक यू।